नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया पर। और आज हम क्लास 9th का सिविक्स पोर्शन का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हम इंडिया के इलेक्शन सिस्टम के बारे में इसमें डिटेल से एनालाइज करेंगे, इसको डिटेल से इसमें पढ़ेंगे इलेक्शन सिस्टम में। क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे इधर लोकतंत्र है। और डेमोक्रेसी के लिए सबसे मेन क्या है, इलेक्शन। अगर इलेक्शन है तो डेमोक्रेसी है, अगर इलेक्शन नहीं है तो वो फिर किसी भी तरीके की डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्शन सिस्टम के बारे में। इंडिया में किस तरीके का इलेक्शन सिस्टम है, कैसे कैसे जो सीटें हैं वो किस तरीके से निर्धारित की गई, इनके बारे में हम डिटेल से एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 1950। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया भाई, संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने का मतलब क्या है, अभी हमारे रूल एंड रेगुलेशन, हमारे जो इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन है वो हमारे देश में लागू हो गए हैं। उनके अकॉर्डिंग हमारे देश की गवर्नेंस, हमारे देश का सिस्टम चलेगा। ठीक है, और इसी में 1950 में इसी में एक सिस्टम था, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, इंडिया ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया। डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, ये हमने अपने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। अब इट इज ए सिस्टम इन विच वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव बाय आवर ओन वोट्स। हम वोट्स डालते हैं, वोटिंग करते हैं, हम वोट डालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्शन। हम वोट क्यों डालते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए। क्यों डालते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए। हमारे पास ऑप्शन होते हैं, उन्हीं में से एक ऑप्शन को हम चूज करते हैं। जिसकी ज्यादा वोट आएंगी, जिसको ज्यादा लोगों ने चूज किया होगा, वो क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा इलेक्शन का, और वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा। कितने टाइम पीरियड तक, 5 साल तक, 5 ईयर। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले ये आप नोट डाउन कर लेना, 1950 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुआ। अब इंडिया ने डेमोक्रेसी को तो अडॉप्ट कर लिया है, डेमोक्रेसी के लिए क्या करना है, इलेक्शन होने चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन सेटअप किया 1950 में। और इलेक्शन कमीशन क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट मीन्स आजाद है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र, यहां पर स्वतंत्र कहने का मीनिंग क्या हुआ, अभी इस पर किसी का इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का इलेक्शन कमीशन पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंटली काम करे। अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करेगा तभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज इलेक्शन में करप्ट एक्टिविटी वगैरह, जो इलीगल एक्टिविटी है, वो शामिल हो सकती है। ठीक है, तो सबसे जरूरी है जो इलेक्शन कमीशन है
वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो फ्री एंड फेयर मैनर से काम करे। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वो कौन थे? सुकुमार सेन, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो है सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इंडिया में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो, इससे पहले प्रोविंशियल इलेक्शन हमारे इधर होते थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे इधर फर्स्ट इलेक्शन हुआ 1951 और 52 में। 51 और 52 में, इसमें काफी लंबा टाइम लगा। अब ये फर्स्ट इलेक्शन था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। हिंदी में बोलें तो इनको बोलते हैं आम चुनाव, आम चुनाव, फर्स्ट जनरल। इसमें काफी लंबा टाइम लगा। क्यों लगा? अभी हम 1950 में हमारे रूल रेगुलेशन लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद आप देखो भाई, हमारी पॉपुलेशन है, मान लो ये हमारा देश है, इसको डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र घोषित किए गए। पूरे देश के लिए लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई, कितनी किसके किस राज्य में कितनी है, ये सब। किस बेस पे किए गए थे? ये किए गए थे पॉपुलेशन के बेस पे। किसके बेस पे? पॉपुलेशन के बेस पे। स्टेट की भी डिसाइड कर दी, अगर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी इसमें। अब हमने पढ़ा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्या पढ़ा है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है? व्हेन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर स्टेट एंड थर्ड वन लोकल गवर्नमेंट। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, इसमें हमने सबसे पहले क्या काम किया? हमारे इलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया? सेंटर और स्टेट, लोकल गवर्नमेंट उस टाइम पे नहीं थी। लोकल गवर्नमेंट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं थी उस टाइम पे। तो फर्स्ट काम क्या किया गया? जो सेंटर और स्टेट की डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की गई। अब जो जनरल इलेक्शन होते हैं पूरी कंट्री के लिए, वो बोलेंगे हम लोकसभा इलेक्शन। हमने लोकसभा की सीटें डिसाइड कर ली। इसके लिए लोकसभा के लिए कौन बनता है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर स्टेट के लिए हमने स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की, जिसको हम बोलेंगे विधानसभा की जो सीटें, उसके लिए हम चूज करते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आप बोलोगे, अब भी आपने सिर्फ लोकसभा के एमपी का नाम लिया, एमपी तो राज्यसभा के भी होते हैं।
एमपी तो राज्यसभा के भी होते हैं, लेकिन नाम यहां पर मैंने लिया किसका, सिर्फ लोकसभा के एमपी का, क्योंकि राज्यसभा के जो एमपी आप उसको आप चूज नहीं कर सकते, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और जो मैंने एमपी, लोकसभा और एमएलए इनका बताया है, इनका होता है डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या हुआ, when we choose our representative by our own votes, हम खुद वोट डालें और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, हम खुद वोट नहीं डालते उस इलेक्शन में, जिसको हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है, जिसको हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है, हमारे बिहाफ पे वो वोट डालेगा। ठीक है, इसलिए ये है इनडायरेक्ट, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शन। तो ये सीटें निर्धारित कर देगी। और एक चीज आप नोट डाउन करो, अभी जैसे आज के टाइम पे स्टेट के इलेक्शन अलग होते हैं और जो जनरल इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं जो, वो अलग टाइम पे होते हैं। लेकिन उस टाइम पे 1951 और 52 में जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, उस टाइम पे स्टेट के और सेंटर के चुनाव एक साथ होते थे। स्टेट के और सेंटर के चुनाव एक साथ होते थे। तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई, उसमें टाइम तो लगेगा। आज तो आपके पास ये सब कुछ सेटअप है, जो 18 साल से ऊपर होता चला जाएगा उसको आप वोटिंग लिस्ट में शामिल कर लोगे। लेकिन उस टाइम पे तो वोटिंग लिस्ट भी प्रिपेयर की गई, और उस टाइम पे वोट डालने का अधिकार किसको था, जिसकी उम्र 21 ईयर प्लस थी। कितनी? 21 ईयर। और आज के टाइम पे वोटिंग एज क्या है, आज के टाइम पे वोटिंग एज है 18 ईयर प्लस। क्लियर है ये? चलो आगे देखते हैं अब। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा, ये आप नोट डाउन कर लेना भाई, ये आगे आने वाले चैप्टर में भी आएगा, 11th-12th में जब आप पोल साइंस पढ़ोगे उसमें भी आएगा। राज्यसभा, इसमें मैं बेसिकली बात करूंगा कि भाई इनमें कितनी सीटें हैं, और प्रेजेंट की मैं बात करूंगा, प्रेजेंट में जितनी है। ठीक है, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो प्रेजेंट में इसमें 545 सीटें हैं। कितनी है? 545। और वी कैन से 543 प्लस 2, 543 प्लस 2, ये 2 कौन है? ये एंग्लो इंडियन है भाई, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति चूज करता है, ताकि पार्लियामेंट में इनका भी पार्टिसिपेशन हो सके। अब ये क्या है? लोकसभा और राज्यसभा क्या है? ये क्या है? पार्लियामेंट के पार्ट, पार्लियामेंट के पार्ट। और इनमें एक और आ जाता है पार्लियामेंट के, अगर आपसे पार्टी पूछ लें तो थर्ड वन कौन सा है? प्रेसिडेंट।
लोकसभा, राज्यसभा और थर्ड प्रेसिडेंट, ये पार्लियामेंट के पार्ट। ठीक है, ये 543 सीटें किस बेस पे अलग अलग, जैसे हरियाणा की मैं बात करूं, अब हमारे पर्टिकुलर स्टेट की अगर हम बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10। पूरे देश में 545, हरियाणा में कितनी है? 10। किसकी? लोकसभा की। ये किस बेस पे डिसाइड की गई है? ये पॉपुलेशन के बेस पे डिसाइड की गई है। किसके बेस पे? पॉपुलेशन के बेस पे इनको डिसाइड किया गया है। ठीक है, अगर आप बात करें मैक्सिमम लोकसभा की सीटें, मैक्सिमम सीट ऑफ लोकसभा किस स्टेट में है, तो उसका आंसर है यूपी। उसका आंसर है यूपी। और कितनी सीटें हैं? 80। हमारे हरियाणा में कितनी है? 10। मैक्सिमम कहां पर है? यूपी। इस तरीके से अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया। दूसरा, इसको या एल मीन्स लोकसभा, इसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। और फिर राज्यसभा को हम क्या बोलेंगे? अपर हाउस। क्या बोलेंगे? अपर हाउस। अगर बात करें राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, हाँ, लोकसभा का इलेक्शन किस तरीके से होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। और डायरेक्ट इलेक्शन मैंने आपको बता दिया है जिसमें आप खुद वोट डालो, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनो, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट इलेक्शन। अगर मैं राज्यसभा की सीटों की बात करें तो टोटल सीट है 245। कितनी है? 245। इसको भी हम अगर हम कैटेगराइज करें 233 प्लस 12, 233 स्टेट से और 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राज्यसभा में नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये कौन मेंबर होते हैं? ये अपनी अपनी फील्ड के सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कोई स्पोर्ट्स से, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट से, कोई सिनेमा से, अलग अलग अपनी अपनी फील्ड के बेस्ट हैं, उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। टोटल कितने मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है? तो 12। ठीक है, अगर हम बात करें टाइम पीरियड का, तो लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है, लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना है? 5 इयर्स। और अगर बात करें राज्यसभा के टाइम पीरियड की, राज्यसभा के टाइम पीरियड की, तो उसका आंसर है 6 इयर्स। अगर मैं बात करूं हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो उसका आंसर है 5। तो हमारे इधर 10 सीटें हैं लोकसभा की और 5 सीटें हैं राज्यसभा की। इनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोकसभा की जो सीटें होती हैं, और राज्यसभा की जो सीटें होती हैं उनके लिए क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज नोट करने वाली ये है, गवर्नमेंट किस हाउस से होती है?
लोकसभा से। गवर्नमेंट किस हाउस में होती है? लोकसभा में। हाँ, गवर्नमेंट का पार्ट यानी कि मिनिस्टर वगैरह, प्राइम मिनिस्टर भी इवन वो राज्यसभा से होते हैं, हो सकते हैं, वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी किस हाउस में चाहिए अगर गवर्नमेंट बनानी है? तो वो लोकसभा में। अगर मेजॉरिटी की बात करें कि भाई किसकी सरकार बनेगी, तो टोटल सीटें कितनी है? 545। इसका 50% प्लस 1 यानी कि 272 प्लस 1। जिस पार्टी की लोकसभा में 273 या उससे ज्यादा सीटें आ जाएंगी, उस पार्टी की सरकार बन जाएगी, उस पार्टी की सरकार बन जाए। वो या तो कोई सिंगल पार्टी हो या कोएलिशन गवर्नमेंट हो। कोएलिशन का मतलब जब दो या दो से ज्यादा पार्टियां आपस में मिलकर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करें तो उसको हम कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। क्लियर है? हर 5 साल बाद चुनाव होता है, हर 5 साल के बाद आपके पास मौका होता है। अगर आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो आपके पास ऑप्शन है, आप उनको हरा सकते हो। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करेंगे अपने स्टेट असेंबली की। अलायंस, ठीक है। इससे पहले अगर मैं बात करूं 2004 से 14 तक, तब किसकी गवर्नमेंट थी? यूपीए की। कैसी गवर्नमेंट है? ये भी कोएलिशन गवर्नमेंट है और ये भी कोएलिशन गवर्नमेंट है। तो यूपीए की क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब इनका मीनिंग क्या है? पहली बात तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 2004 में। कब हुआ था? यूपीए का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2004। अगर मैं बात करूं एनडीए का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका हुआ था 1998। एनडीए का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1998। अब एनडीए का मीनिंग क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसका मतलब ये हुआ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी प्लस उसकी सहयोगी पार्टियां जो उसके साथ जुड़ी हुई है। बीजेपी प्लस उसकी सहयोगी पार्टियां, उससे क्या बनेगा? एनडीए। और यूपीए का मीनिंग क्या है? कांग्रेस प्लस, यानी कि प्लस लगाया है मैंने यहां पर, कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां। अब देखो भाई, मान ले अभी जो रिसेंट में इलेक्शन हुए थे 2019 में जनरल असेंबली के, तो उसमें एनडीए को सीटें मिली अप्रोक्स 350। तो ये क्या करेंगे? अभी ये इनके 350 मेंबर एमपी चूज करके आए हैं, ये आपस में मीटिंग करेंगे। जितने भी लोग जीते हुए हैं ये आपस में मीटिंग करेंगे और ये अपने में से एक लीडर को चूज करेंगे। वो चुनाव से पहले भी डिसाइड कर सकते हैं और बाद में भी। तो ये अपने में से एक लीडर को चूज करेंगे। अब जैसे इन्होंने किसको चूज कर लिया? नरेंद्र मोदी को। अब नरेंद्र मोदी क्या करेगा? वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास जाएगा, इट में वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगा, परमिशन मांगेगा। अभी मेरे पास इतने लोगों का सपोर्ट है, मेरे पास इतने लोगों का सपोर्ट है, तो मेरे को सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। फिर अगर उसके पास एक्चुअल में मैच्योरिटी है तो प्रेसिडेंट उसको मौका देगा। तो गवर्नमेंट, इसलिए मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट कहां से होती है? लोकसभा से।
हाँ, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और भी मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, वो लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी, कहीं से भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो। तो प्रधानमंत्री क्या भाई, प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट को डिसाइड करेगा अभी कौन कौन मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो था अगर हम बात करें पूरे देश के बारे में। अगर हम अपने पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करें तो वहां पर भी सेम फॉर्मूला है भाई, सरकार पार्टी की भी बन सकती है और कोएलिशन की भी बन सकती है। भाई हरियाणा में मैं बात करूं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें हैं? 90। गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 50% प्लस 1, यानी कि 46 सीटें चाहिए। 90 का 50% 45 प्लस 1। अब जैसे अब हमारे इधर इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को मिली 40 सीटें। अच्छा, जेजेपी पार्टी को मिली 10, कांग्रेस को मिली 31 और 9 है इंडिपेंडेंट, यानी कि वो किसी पार्टी से नहीं थे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब देखो 46 तो किसी की भी नहीं आई, तो अब यहां पर कैसी गवर्नमेंट बनेगी? कोएलिशन। जो कोएलिशन है वो चुनाव से पहले भी हो सकता है और चुनाव के बाद भी हो सकता है। तो अब 40 इसकी भी पूरा क्राइटेरिया इसने फुलफिल नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो इन्होंने भी फुलफिल नहीं किया। तो सबसे पहले गवर्नर, अब जैसे देश में हेड कौन है? प्रेसिडेंट। स्टेट में हेड कौन होता है? गवर्नर, राज्यपाल। तो राज्यपाल सबसे पहले मौका देगा जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आई हो। अब इसमें देखो ये टोटल 50 मेंबर हैं, ये अपने में से एक लीडर को चूज करेंगे। जैसे हरियाणा में चूज किया गया मनोहर लाल खट्टर को, फिर वो जाएगा राज्यपाल के पास और अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेगा, सरकार बनाने का दावा पेश करेगा और फिर राज्यपाल इसको सीएम एज ए सीएम अपॉइंट करेगा और सीएम फिर अपनी कैबिनेट को चूज करता है। जो अन्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, सब वो उनको सेलेक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा इस चैप्टर में है इलेक्शन प्रोसीजर। इलेक्शन प्रोसीजर, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ भी लिया है कि हमारे देश के अंदर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, जिसका काम क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना। तो देखो, एक तो होता है नेशनल इलेक्शन कमीशन और एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेशनल इलेक्शन कमीशन, दूसरा स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट करवाता है नेशनल इलेक्शन कमीशन। पार्लियामेंट यानी कि जब आप एमपी को चूज करो और एमएलए को चूज करो। ठीक
ठीक है। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट करवाता है नेशनल इलेक्शन कमीशन। जो लोकल गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं, लोकल गवर्नमेंट जिसमें हम भाई पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो चुनाव होते हैं उनको कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, तो हमने देख लिया कि भी एक देश के अंदर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना जरूरी है, तभी हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसीजर को कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन किस तरीके से चुनाव कंडक्ट कराता है वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले इलेक्शन हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। ठीक है, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। देखो जब 1951-52 में हमारे देश के अंदर चुनाव हुए तो उस टाइम पे तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुनाव थे वो सेम टाइम पे हुए थे, साथ हुए थे। लेकिन अब क्या होता है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन का टाइम अलग है और जो स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट के इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होते हैं। ठीक है, तो हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। अब इसके लिए क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? क्या करेगा? सबसे पहले इलेक्शन डेट टाइम ये अनाउंस करेगा, अनाउंस बाय ईसी इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले क्या काम है? इलेक्शन डेट टाइम वगैरह ये सब डिसाइड करेगा। अब मैं एक एग्जांपल इसमें लेता हूं हरियाणा का, और हरियाणा ना बोल के अब हम एग्जांपल लेते हैं वेस्ट बंगाल का, जो जिसके रिसेंट में ही इलेक्शन हुए थे। तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड कर दिया अभी यहां पर भाई मान लो 5 मार्च से चुनाव होंगे, 5 मार्च से 28 अप्रैल तक। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्मॉलर, जैसे हरियाणा में तकरीबन एक बार में ही चुनाव हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे स्मॉलर स्टेट हैं जहां पर एक बार में ही चुनाव हो जाते हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो स्मॉलर हैं लेकिन उनमें भी 2 या 3 चरणों में चुनाव होते हैं। में भी वहां पर टेररिज्म एक कारण हो सकता है, जो आतंकवाद ज्यादा हो। तो जो पीसफुल स्टेट हैं, पॉपुलेशन भी कंट्रोल में है, तो वहां पर तकरीबन एक बार में। अदरवाइज जो बड़े स्टेट हैं वहां पर बहुत सारे चरण में चुनाव होते हैं। जैसे बंगाल में अभी इलेक्शन हुए थे वो 8 चरणों में हुए थे। भाई 5 को इसमें डिसाइड कर दिया जाएगा अभी इस तारीख को इन डिस्ट्रिक्ट में है, इस तारीख को इन सब डिस्ट्रिक्ट इस एरिया में चुनाव है, ये सब डिसाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है? इलेक्शन कमीशन जब डेट एंड टाइम अनाउंस करता है उसमें यह भी बताता है अब भी कैंडिडेट कब तक अपना प्रचार कर सकते हैं, कैंपेनिंग कर सकते हैं, कब वो फॉर्म फिल करेंगे, कब तक कैंपेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें फॉर्म फिल की डेट अभी जैसे 5 तारीख को पहला चुनाव है तो उसके लिए फॉर्म भी 20 फरवरी तक आप फॉर्म फिल करो, फॉर्म फाइनल हो जाएगा कि ये चुनाव लड़ेंगे। फिर आप भाई 3 मार्च तक आप कैंपेनिंग कर सकते हो। कैंपेनिंग मीन्स चुनाव का प्रचार।
और इलेक्शन से एक दिन पहले कैंपेनिंग नहीं होती भाई, क्योंकि इलेक्शन से एक दिन पहले मनी एंड मसल पावर का यूज ज्यादा हो सकता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन क्या कर देता है, एक दिन पहले, यानी कि जैसे अभी यहाँ पर 4 मार्च है तो यहाँ पर आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते। तो ये सब डिसाइड कर लेता है कि भी कब आप चुनाव होंगे, कब आप फॉर्म फिल करो, ये सब इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब एक कैंडिडेट ने अपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म और इसको आपके आंसर टीम बोला गया है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। नॉमिनेशन में क्या क्या भी आपसे आपका पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन प्लस आपकी प्रॉपर्टी वगैरह, ये सब आपको डिटेल में, आप पर कोई केस वगैरह ये नहीं है तो आपको डिटेल में इसको फुलफिल करना पड़ेगा। अब एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन हो गया, फिर नॉमिनेशन को फाइनल किया जाता है, या सीधा हम ये बोल सकते हैं अभी कैंडिडेट को फाइनल किया। अब जिसका नॉमिनेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो वो अब चुनाव लड़ेंगे, जिसके नॉमिनेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ी मिली उसके कैंडिडेचर को इलेक्शन कमीशन तुरंत प्रभाव से रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, फिर भाई ये है, जैसे मान ले अभी 7 कैंडिडेट 8 कैंडिडेट इस सीट से इतने कैंडिडेट बचे हैं, ये चुनाव लड़ेंगे। फिर ये क्या करेंगे, ये करेंगे कैंपेन, प्रचार। ये क्या करेंगे, प्रचार, अपना कैंपेन करेंगे, लोगों को लुभाने के लिए, अपने पॉलिसी वगैरह के लिए बताएंगे। अब हम ये गवर्नमेंट, ये अगर हमारी गवर्नमेंट बनी तो हम ये स्कीम लेके आएंगे, आप हमें क्यों वोट दो, इस तरीके के भाई अच्छे तरीके से ये प्रचार करेंगे। कैंपेनिंग के बाद होती है वोटिंग, कैंपेनिंग के बाद वोटिंग। चुनाव से एक दिन पहले प्रचार खत्म हो जाता है, कैंपेनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या होती है, वोटिंग। और फिर इलेक्शन कमीशन ही ये डिसाइड कर देता है, जैसे जिस दिन डेट एंड टाइम अनाउंस होता है, डेट एंड टाइम अनाउंस होता है, उसी दिन इलेक्शन कमीशन रिजल्ट डेट को भी अनाउंस कर देता है कि भाई इस दिन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डेट। तो वोटिंग के बाद अब मान ले, जैसे यहाँ पर मैंने बंगाल का इलेक्शन लिया था, तो यहाँ पर 28 अप्रैल को वोटिंग खत्म थी, 2 मई को रिजल्ट आया, तो ये पहले से ही डिसाइड था। इस दिन क्या हो गया, अब वोटिंग पहले होती थी बैलेट बॉक्स में, आप पर्चियां डालते थे, लेकिन अब वोटिंग के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें वोटिंग भी आसानी से करवा सकते हैं और वोटिंग के साथ उसकी काउंटिंग भी आसानी से हो सकती है। ठीक है, तो वोटिंग के बाद सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है, जहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी हो, कोई छेड़छाड़ ना हो उनसे। फिर वोटिंग जो रिजल्ट डेट है उस दिन उनको ओपन किया जाता है और रिजल्ट कैलकुलेट किया जाता है। और जिस मेंबर के सबसे ज्यादा वोट आएंगे, अब मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लो टोटल वोट है 100, ये एक एग्जांपल है। अब एक कैंडिडेट है 4, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अब एक कैंडिडेट को वोट आई 41, एक को वोट आई 40, एक को वोट आई 9 और एक को वोट आई 10। तो इसमें विनर कौन होगा, विनर होगा जिसकी सबसे ज्यादा वोट आए 41। ठीक है, जिसकी
सबसे ज्यादा वोटिंग आई वो विनर हो जाएगा। फिर उसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, या वो एमएलए बना है या एमपी बना है, ये सर्टिफिकेट कौन देता है? इलेक्शन कमीशन देता है। ठीक है। फिर जो मान लीजिए तो एक सिंगल एमएलए की बात है, जो पूरे एरिया पूरे स्टेट में जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई होंगी वो पार्टी क्या करेगी? जो क्राइटेरिया है 50% +1 उसको जिस पार्टी ने फुलफिल किया होगा तो वो पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है। ये था पूरा इलेक्शन प्रोसीजर, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये सब कंडक्ट करवाता है चुनाव। और स्टेट, ये इसमें याद रखना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के जो लोकल चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट कराता है। एमएलए और एमपी के चुनाव कौन कंडक्ट करवाता है? नेशनल इलेक्शन कमीशन। क्लियर है? उसके बाद डेट टाइम अनाउंस होता है, फिर नॉमिनेशन होता है, फिर कैंपेनिंग होती है, कैंपेनिंग के बाद वोटिंग डेट, वोटिंग होती है जिसमें टाइम भी डिसाइड किया जाता है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक आप वोट डाल सकते हो। वोटिंग के बाद रिजल्ट अनाउंस होता है, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जिस पार्टी या कोएलिशन की 50% +1 सीटें आएंगी उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से अब डेमोक्रेसी में आपने क्या पढ़ा? वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव बाय आवर ओन वोट। तो आप अपनी वोट के आधार पर, अपने वोट के बेस पे इस तरीके से आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हो। ठीक है। हाँ, यहां पर एक पॉइंट नोट करने वाला ये है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभी जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर इलेक्शन नहीं होते। जहां पर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र नहीं है वहां पर चुनाव इलेक्शन नहीं होते, वहां पर भी होते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक इलेक्शन किस तरीके का होता है? तो उसमें आप देखो भी, एक जैसे इंडिया का रूल है 5 ईयर, टाइम पीरियड फिक्स होगा, फ्री एंड फेयर होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अच्छा, उसके बाद आप देखो मनी मसल पावर का यूज नाउ, मनी मसल पावर का यूज नाउ। अच्छा, लोगों के पास मीनिंगफुल चॉइस हो, मीनिंगफुल चॉइस हो, यानी कि जो आप रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हो वो आपके विशेष और एस्पिरेशन को कंप्लीट कर सके। ठीक है। इसको आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इलेक्शन, उसमें भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नेगेटिव पॉइंट ऑफ इलेक्शन, ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो सबसे मेन है मनी एंड मसल पावर का यूज होता है। मनी एंड मसल पावर का यूज होता है, मनी एंड मसल पावर। लोगों के पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती। एक छोटा सा एग्जांपल ले, गांव का अगर हम एग्जांपल लें, एक गांव में सरपंची के चुनाव में 3-4 कैंडिडेट हैं और तीनों चारों क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, तो क्या लोगों के पास कोई मीनिंगफुल चॉइस हुई? नहीं हुई। फिर भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव चूज करना पड़ता है। और जो मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, इट मीन्स वो कैंडिडेट उनकी विशेज और एस्पिरेशन, जो उनकी डिमांड्स है, उसको भी कंप्लीट अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लगभग 3-4 महीने तक जो पब्लिक वेलफेयर के जो काम है वो एक तरीके से रुक जाते हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्लियर है? अब इसमें एक टॉपिक में जो एनसीईआरटी पे मेंशन है, टॉपिक में लिखा हुआ है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी।
रिजर्व्ड सीट, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब देखो, अगर पुराने टाइम की बात करें, सभी के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उनकी वांट्स, उनकी राइट्स को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, रिजर्वेशन का हम सिस्टम लेके आए। ऐसे ही हमने पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें क्या कर दी, रिजर्व्ड कर दी। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं, पार्लियामेंट की मैं बात करूं तो यहां पर शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीटें रिजर्व्ड हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीटें रिजर्व्ड हैं। ये पार्लियामेंट का केस है, ये पार्लियामेंट का केस है। 84 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए। ऐसा ही पर्टिकुलर स्टेट में भी होता है, पर्टिकुलर स्टेट में भी कुछ सीटें, कुछ परसेंट सीटें शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लिए रिजर्व्ड होती हैं, आरक्षित होती हैं। अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट में 33% सीट रिजर्व्ड फॉर वुमेन। अब वुमेन भी सदा से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं, तो उनको कैपेबल बनाने के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए 33% सीटें रिजर्व कर दी गई। किसके लिए, महिलाओं के लिए। कहां पर, लोकल गवर्नमेंट। देखो ये प्रपोजल तो आया पार्लियामेंट के लिए भी, लेकिन पार्लियामेंट के लिए प्रपोजल पास नहीं हुआ, लेकिन लोकल गवर्नमेंट में 33% सीटें रिजर्व्ड हैं महिलाओं के लिए, वोमेन के लिए। इवन अगर रिसेंट की बात करें, अब की बार हरियाणा गवर्नमेंट जो है इस रिजर्वेशन को बढ़ाकर 50% तक कर सकती है, इस रिजर्वेशन को बढ़ाकर 50% तक कर सकती है। क्लियर है? आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन या किसी पोर्शन को आपने समझने में डिफिकल्टी फेस की हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।